वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मंच से कह रही थी कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? 13 जनवरी 2026 को नए यूजीसी नियम जो आए, उनका मकसद कॉलेजेस में ऊंच नीच और भेदभाव को रोकना था, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप नियमों की गहराई में जाते हैं तो फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। यह सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? आज एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम किसी जात का विरोध करना नहीं, बल्कि उस इंसाफ की बात को करना है जो हर छात्र का हक है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो, कुछ भी। इसीलिए मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, यह सामाजिक न्याय और बराबरी का है। और जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार वन नेशन की बात करती है, तो उस वन नेशन में कानून में भेदभाव क्यों नजर आता है? सरकार की सोच में दोगलापन, हिपोक्रेसी क्यों नजर आती है? क्यों ऐसा होता है कि किसी छात्र की सुरक्षा उसके जाति प्रमाण पत्र से तय की जा रही है? ये आज वो सवाल हैं जो हर छात्र और हर अभिभावक को परेशान करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कैसे सरकार ने यूजीसी 2023 के नियमों से किसी भी जाति शब्द को हटाकर 2026 में जो नियम बनाए, उसने जनरल कैटेगरी के छात्रों को कानूनन बेसहारा छोड़ दिया। हम आपको बताएंगे कैसे संविधान के बराबरी वाले अधिकार आर्टिकल 14 को यूजीसी का यह नया नियम चोट पहुंचा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे विष्णु तिवारी जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर झूठे केसेस ने मासूम परिवारों को तबाह कर दिया है। साथ ही आज हम एक कड़वा सवाल ही पूछेंगे कि आखिर पुरखों की गलती की सजा आज के बच्चों को क्यों मिल रही है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं? क्या गरीबी देखकर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? एक कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जहां पर आप ये समझेंगे कैसे ये नियम आने वाले समय में कॉलेजेस में ब्लैकमेलिंग और उगाही का जरिया बन सकते हैं। और आज इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अब इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजीसी 2023 और यूजीसी 2026 के नियमों के बीच अंतर समझना पड़ेगा। इन नियमों की गंभीरता समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार ने क्या बदला है, क्योंकि सरकार ने केवल शब्दों का हेरफेर नहीं किया है, बल्कि पूरी कानूनी दिशा का बदलाव है। 2023 की यूजीसी गाइडलाइंस में एक व्यापक और समावेशी नजरिया अपनाया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से किसी भी छात्र के खिलाफ होने वाले भेदभाव को अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही गई। उसका मतलब यह था कि न्याय का दरवाजा जो है वो सबके लिए खुला था। सुरक्षा किसी जाति के मोहताज नहीं थी। अगर किसी एक कैंपस में एक ब्राह्मण, राजपूत या किसी सामान्य वर्ग के छात्र को भी उसकी पृष्ठभूमि के चलते प्रताड़ित किया गया, तो पुराने नियम उसे भी सुरक्षा देते थे। लेकिन 2026 में नियमों का ढांचा बदल दिया गया। अब यूजीसी क्लॉज 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मैंडेटरी कॉम्प्लायंस यानी अनिवार्य रूप से लागू करने की बात बताई गई है। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्हें बिना किसी प्रारंभिक जांच के केवल शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। यह त्वरित कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकती है, वरना संस्थान की मान्यता या फंड पर खतरा आ सकता है। 2026 के नियमों में एनी कास्ट जैसे समावेशी शब्दों को हटाकर फोकस जो है वो केवल SC, ST, OBC, वीमेन, PWD पर शिफ्ट कर दिया गया। असल में यूजीसी 2026 से क्लॉज 3 के अनुसार जातिगत भेदभाव केवल तभी माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC वर्ग के खिलाफ, यानी अगर जनरल कैटेगरी का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो इन नियमों के तहत उसे तकनीकी रूप से पीड़ित माना ही नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 2012 के पुराने नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ भी कुछ सेफगार्ड्स थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है और उसकी शिकायत झूठी निकलती है तो झूठी शिकायत के बाद भी शिकायतकर्ता के खिलाफ जवाबदेही तय करने वाला कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। और यहीं से सवाल उठता है बराबरी का, हक का, इक्वलिटी का, प्रिविलेज का। समाज में अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोग सक्षम होते हैं, उन्हें कानून की जरूरत क्या है। लेकिन यहां आरक्षण और सुरक्षा के बीच के फर्क को समझना पड़ेगा। आरक्षण अवसरों की समानता के लिए है ताकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाया जा सके, लेकिन सुरक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार है।
हमें यह स्पष्ट रूप से मानना होगा कि कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले रियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकना जरूरी है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि किसी भी छात्र को उसकी जाति या उसकी पहचान की वजह से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना मिलना किसी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि इस भेदभाव को रोकने का तरीका जो है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। आज जनरल कैटेगरी के छात्र जो हैं वो कोई विशेष फायदा नहीं मांग रहे हैं, वो बस इतना कह रहे हैं कि मोदी जी न्यूनतम कानूनी कवच दे दीजिए जो एक नागरिक के नाते सबको मिलना चाहिए। आरक्षण अवसर की बात है, सुरक्षा अधिकार की, और दोनों को मिलाना यह बौद्धिक बेईमानी है। अगर समानता का मतलब यह है कि एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे पक्ष को बिना किसी सुरक्षा के जोखिम में डाल दिया जाए, तो आई एम सॉरी मोदी जी, इस इक्विटी नहीं बल्कि नीतिगत असंतुलन करते हैं जो आपकी सरकार कर रही है। और आपकी सरकार के जो तर्क हैं, आपके मंत्री जो तर्क दे रहे हैं, वो सब गलत है। सरकार का सबसे बड़ा तर्क है कि वंचित वर्गों को सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत है, क्योंकि समाज में भेदभाव की जड़ें पुरानी है। सवर्ण वर्ग ऐतिहासिक रूप से शोषक रहा है, पर आज के बदलते भारत में यह सोच गलत है। सबसे सीधी बात यह है कि जो बच्चा स्कूल या कॉलेज जा रहा है, उसे क्या पता कि उसके परदादा या उसके पहले जो उसके दादा और दादा थे, उन्होंने जीवन में क्या किया था। किसी भी मासूम को उन कामों की सजा देना जो उसने किया नहीं, यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और अगर इसके बावजूद हम पूर्वजों की गलती के लिए आज की पीढ़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो भाई साहब यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इस लॉजिक से तो हमें ब्रिटिश से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के पुरखों ने हमें गुलाम बनाया। हमको उनके साथ ना क्रिकेट मैच खेलना चाहिए, ना ट्रेड करना चाहिए, ना उनके देश में जाना चाहिए। हमारा वो कोहिनूर भी लेकर गए थे। और मुस्लिम शासक इतिहास में हजारों मंदिर तोड़े, दमन किया, हमारी औरतों की इज्जत आबरू लूटी, हमारे लोगों को मारा, धर्म परिवर्तन कराया। क्या उन गुनाहों के लिए आज के मुसलमान बच्चों को भी हम कसूरवार ठहराएंगे? नहीं साहब। लोग और समाज वक्त के साथ आगे बढ़ता है। बच्चों को उनके जन्म के आधार पर दोषी मान लेना न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति है। हकीकत यह है कि आज जनरल कैटेगरी का भी एक बड़ा हिस्सा ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर है। उसके पास ना तो पैरवी के लिए बड़े लोगों के फोन नंबर हैं और ना ही महंगे वकील करने के लिए पैसे। जब कानून का झुकाव एक तरफा होता है तो यह गरीब सवर्ण बच्चा पूरी तरह से बेबस हो जाता है। नए नियमों में शिकायत अनुभव या महसूस होने के आधार पर की जा सकती है, लेकिन साहब इंसाफ तो हमेशा ठोस सबूतों पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनरेश बनाम बिहार राज्य 2014 के ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कहा था कि गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का अधिकार अक्सर प्रताड़ना का हथियार बन जाता है। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि बिना ठोस आधार की गई कार्रवाई चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत तो खत्म करती है। यूजीसी के नए नियम इसी अदालती चेतावनी की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं मोदी जी, और साथ ही आर्टिकल 14 से यह समझौता भी करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 साफ तौर पर कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर स्पष्ट किया है कि कानून के सामने बराबरी हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना। लेकिन यूजीसी के 2026 के नियम यहां एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कोई नियम एक खास नागरिक वर्ग को केवल उसकी जाति के आधार पर पीड़ित बनने के अधिकार से बाहर कर देता है तो वो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा पर प्रहार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विशेष श्रेणी के कानूनों में फॉल्स कंप्लेंट की दर काफी अधिक रही है। यह डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि एक तरफा कानूनों का दुरुपयोग होता है, तो फिर यूजीसी ने सुरक्षा उपायों को जोड़ने के बजाय उन्हें हटाया क्यों? क्लॉज 10 के तहत जो सजा का प्रावधान है, जैसे यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करना, वो इतना ज्यादा कड़ा है कि कोई भी कॉलेज प्रशासन सच जानने के बजाय खुद को बचाने के लिए सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के छात्र को सस्पेंड करना बेहतर समझेगा। मोदी जी, ये समानता लाने का प्रयास नहीं है, यह आप एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां सुरक्षा यूनिवर्सल बनाने के बजाय सेलेक्टिव हो रही है। और इसका नुकसान जानते हैं क्या होगा मोदी जी? कानून जो आपका है वो ब्लैकमेलिंग का जरिया बन जाएगा। हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सटॉर्शन होगा। इन नियमों का सबसे डरावना व्यवहारिक पहलू यही है कि ये कैंपस के भीतर ब्लैकमेलिंग और
संस्थानिक उगाही की एक नई संस्कृति को जन्म देंगे। देखिए, हम पत्रकार हैं, हमारे नजरिए से देखेंगे तो जवाबदेही जहां नहीं होती है वहां भ्रष्टाचार और दुरुपयोग पनपता है। जब एक छात्र को यह पता होगा कि उसकी सिर्फ एक शिकायत के सामने एक सवर्ण छात्र का करियर मिट्टी में मिल जाएगा और उस शिकायत के झूठा साबित होने पर भी उस पर कोई आंच नहीं आएगी, तो यह स्थिति ब्लैकमेलिंग के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करती है। कॉलेजेस की आंतरिक राजनीति, छात्र संघ के चुनाव या फिर टॉपर छात्रों के बीच की होड़ में किसी को भी रास्ते से हटाने के लिए जातिगत भेदभाव का आरोप लगाना सबसे आसान तरीका बन जाएगा। यह त्वरित न्याय की तरह काम करेगा। समरी जस्टिस, जहां आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलने से पहले ही उसे सस्पेंड करके समाज की नजरों में गुनहगार बना दिया जाएगा। और इसीलिए सवाल मोदी जी है आज आपसे कि क्या हम अपनी यूनिवर्सिटीज को शिक्षा के केंद्र के बजाय कानूनी युद्ध का मैदान बनाना चाह रहे हैं? आज हमें उन कड़वे उदाहरणों को नहीं भूलना चाहिए जहां एक तरफा कानून के दुरुपयोग ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में काला अध्याय है। विष्णु पर झूठा SC/ST एक्ट लगाया गया, बिना किसी ठोस जांच के उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद विष्णु तिवारी ने अपनी जिंदगी के 20 कीमती साल जेल की सलाखों के पीछे काटे। 2021 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बेकसूर पाया, तब तक उसकी जवानी खत्म हो चुकी थी। माता पिता भाई गुजर चुके थे, पुश्तैनी घर खंडहर बन चुका था। जेल से बाहर आने के बाद उसके पास न परिवार था, न जवानी, न समाज में सम्मान। अब सवाल यह है कि क्या UGC के ये नए नियम कैंपस में ऐसे ही और विष्णु तिवारी नहीं पैदा करेंगे? मोदी जी, ये सोचने वाली बात है और आपको सोचना होगा इस बारे में। अदालतों ने बार बार चेतावनी दी है कि सख्त कानूनों का इस्तेमाल अब निजी दुश्मनी निकालने और जमीन जायदाद के झगड़ों में एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर आप देखकर अनदेखा करेंगे तो यकीन मानिए, आने वाले विष्णु तिवारी के लिए गुनहगार आप भी होंगे। आप भी होंगे, प्रत्यक्ष न सही, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही। यह समझना होगा इस देश को कि मेरिट बनाम आइडेंटिटी की लड़ाई है। अगर कैंपस में पढ़ाई शोध काबिलियत के बजाय जातिगत पहचान न्याय का पैमाना बन जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान देश के भविष्य का होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत आज उसकी युवा शक्ति है। जब एक होनहार छात्र देखेगा कि उसका पूरा भविष्य किसी की महज एक महसूस की गई शिकायत पर टिका है और उसके पास खुद को बचाने का कोई कानूनी कवच नहीं, तो वो भारत के संस्थानों के बजाय विदेश जाना पसंद करेगा। ये ब्रेन ड्रेन हमारे देश को बौद्धिक रूप से कंगाल कर देगा। कैंपस की जातिगत रंजिश को अखाड़ा बनने से बचाने के लिए तथ्य, सबूत और जवाबदेही को सबसे ऊपर रखना होगा। जिस कैंपस में छात्र खुलकर एक दूसरे से बात करने में डरे, जहां प्रोफेसर किसी छात्र को उसकी गलती पर डांटने से इसलिए कतराए कि कहीं उस पर भेदभाव का ठप्पा न लग जाए, वहां शिक्षा नहीं बल्कि ओबीडियंस पैदा होती है। और क्या यही आप चाहते हैं मोदी जी? क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे? इस नियम से तो नहीं बनेंगे, ये हम आपको कह सकते हैं। अब एक सवाल जो मोदी जी और उनके चाहने वाले हमसे पूछ सकते हैं कि शिकायत तो आपने बता दी, समाधान क्या है? तो देखिए, हम भी आपसे कहते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर हमारा काम केवल आलोचना करना नहीं है, समाधान देना भी है। कैंपस में SC/ST OBC छात्रों के साथ होने वाले वास्तविक भेदभाव को रोकना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, हम मानते हैं, लेकिन इसका तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। सुधार के लिए कदम अनिवार्य। प्रथम, हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा होना चाहिए। यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता पर मानहानि और जालसाजी का सख्त मुकदमा चलना चाहिए। दूसरा, किसी भी छात्र को सस्पेंड करने या सजा देने से पहले कम से कम 72 घंटे के अंदर एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। केवल आरोप लगते ही सजा देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तीसरा, UGC को अपने नियमों में फिर से एनी कास्ट यानी किसी भी जाति शब्द को जोड़ना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हर किसी का अधिकार है। आप संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 को नहीं तोड़ सकते आप। चौथा, भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी नीतियों को कास्ट न्यूट्रल बनाना चाहिए।